नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। दिल्ली सीमा पर चल रहे धरने का 6 महीना पूरे होने और सरकार की उपेक्षा के खिलाफ बुधवार को देशव्यापी काला दिवस के तहत भाकपा माले अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में जिले के किसानों ने काला दिवस मनाया। जगह जगह काले झंडे फहराए गए और प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका गया। हाथों में अपनी मांगों का प्ले कार्ड लिए नारे लगा रहे थे। केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को बिना शर्त वापस लेने, बिहार में 2006 से बंद एपीएमसी मंडियों को दोबारा बहाल कर खरीद शुरू करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल 23 फसलों के साथ गन्ना, आलू, प्याज, दूध और मछली को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बटाईदार किसानों को पहचान पत्र देते हुए सरकारी सहायता, रोहिणी नक्षत्र में धान का बिचड़ा डालने के लिए नहरों के अंतिम छोर तक पानी दिया जाए और इसके साथ ही प्रस्तावित बिजली बिल 2020 को वापस लेने की मांग की जा रही है। 12 घंटा काल दिवस आदेश नहीं चलेगा। में खबरें आ रही हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, कर्नाटक से, त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिहार के कोने कोने से, सभी राज्यों से खबरें आ रही हैं। बड़े पैमाने पर आज का विरोध दिवस मनाया जा रहा है। आज जो माहौल है, सरकार अगर अब भी नहीं चेती तो हिंदुस्तान में इनकी जमीन हम खिसका देंगे। जिन तबकों पर वो दमन कर रहे हैं उन सभी को हम संगठित करेंगे। किसान आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है। काला कानून किसान मना रहे हैं। जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के आह्वान पर हमेशा किसान संघर्ष समिति के जो भी आह्वान हुआ है, चाहे वो सड़क जाम हो, भारत बंद हो, उपवास हो, ट्रैक्टर मार्च हो, सभी में सम्मिलित होने का काम किए हैं। आज पप्पू यादव जेल में है, लेकिन जन अधिकार पार्टी आज सभी बिहार के सभी जिले में आज काला दिवस में मना रही है। यह काला दिवस किसान आंदोलन का आज 6 माह हो गया। तीनों कृषि कानून वापस करने के सवाल पर और एमएसपी का कानून बनाने के सवाल पर किसान, लाखों किसान जाड़ा, गर्मी, धूप, बरसात में सड़क पर आज 6 माह से बैठे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के अड़ल रवैया के कारण आज कृषि कानून वापस नहीं हो रहा है। वह केवल उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाना चाहते हैं। यह साबित हो गया 6 माह से किसान जो रोड पर बैठे हैं, सड़क बैठे हैं और वापस नहीं किए कृषि कानून। यह साबित करता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को देश के किसानों से कोई मतलब नहीं है, देश के आम नागरिक से कोई मतलब नहीं है। केवल यह उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में लगे। भारतीय लोकतंत्र का देश। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक, जिस तरीके से कल पूरे देश में काला दिवस किसानों ने मनाया है, बिहार में भी काला दिवस मनाया गया और इसके साथ ही किसानों की क्या कुछ मुख्य मांगे रही, ये बताइए। देखिए, पिछले 6 महीनों से देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और खास करके देश की बात की जाए तो पंजाब और दिल्ली के आसपास के इलाकों में इसका ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। जो कल पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया, उन्होंने काला दिवस मनाया था। तो कल गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली के लगा हुआ हटा हुआ बॉर्डर है, वहां पर भी किसान एकत्रित हुए थे और बिहार में एक तरह से कहा जाए कि कुछ राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन जो है किसानों के, वो सड़कों पे आए थे। देखिए, ये बातें पहले से ही देखी जा रही है जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है। इसमें बिहार जैसे राज्यों का, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों का कोई किसानों का कोई संगठन बहुत ज्यादा योगदान नहीं दे रहा है। इसमें किसान एक तरह से कहा जाए कि सामने नहीं आ रहा है उसकी इतनी मात्रा में जितने अन्य प्रदेशों में दिख रहे हैं, खास करके पंजाब और हरियाणा के। तो बिहार की अगर बात की जाए तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो है इन चीजों को अपने हाथों में लिए हुए हैं और इसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कल पूरा राष्ट्र में काला दिवस किसान मना रहे थे, तो ऐसे में बिहार में भी जो वाम दल है, क्योंकि वाम दलों के जो किसान संगठन है वो इससे बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल हालांकि कल प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया, राष्ट्रीय जनता दल भी इस मामले को पूरी तरह से बिहार में लाना चाह रहा था। लेकिन बिहार में किसानों का जो आंदोलन रहा कि ये किसानों का रखना आंदोलन नहीं है, एक पॉलिटिकल कहा जाए कि कोशिश की जा रही है पॉलिटिकली कि इस मामले को भी बिहार में किसानों के बीच में ले जाया जाए।
हालांकि अभी तक विपक्षी पार्टियां सफल नहीं हुई है। इसका एक कारण है कि बिहार में जो किसानों का कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है। बिहार में किसान जो है, खेती जो है वो सभी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। यहाँ पर बाजार समितियां जो है, जिसकी एक मांग रखी है, कल के जो बंद किया गया है, कल का जो काला दिवस मनाया गया, उसमें एक ये भी मांग है कि जो बिहार में बाजार समितियां, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो समितियां होती थी, बाजार समितियां होती थी, वो 2006 से ही डिफंग है। यानी नीतीश सरकार ने जो कृषि कानून केंद्र सरकार आज लेकर आई है, नीतीश सरकार ने 2006 से ही लागू कर लिया है। यानी कि अब बाजार समितियों में बेचने की बाध्यता नहीं है, किसान कहीं भी बेच सकते हैं। इसलिए बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है और इसलिए बिहार के किसान स्वतः स्फूर्त होकर इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं। राजनीतिक दल इसको जरूर हवा देंगे। रही बात मांगों की रखी, तो कुछ मांग बहुत जायज है, क्योंकि धान की बुआई का समय आ रहा है और बारिश अगर नहीं होती है तो नहरों के माध्यम से बिहार में कई जगह सोन कैनाल है, कोसी कैनाल है, तमाम ऐसे नहरों की जाल है जिनमें जो बिछे हुए हैं। तो मांग ऐसी है किसानों की कि उसमें पानी पहुंचाया जाए जिससे धान की रुपाई कर सके। लेकिन देखिए, अभी ये प्री मेच्योर मांग है इसको, क्योंकि बिहार में मानसून आना है, मानसून आने के बाद ही धान की रुपाई होती है आमतौर पर। और इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मानसून जल्दी आएगा और मानसून में बढ़िया बारिश होगी, यानी 100% करीब बारिश की संभावना जताई जाती है। ऐसे में अभी ये मुद्दा नहीं है, लेकिन तमाम मुद्दों को जोड़ने की बात की जा रही है। देखिए, एक और अहम मुद्दा किसानों ने उठाया है कि जो 3 कृषि कानून है उनको खत्म करने की मांग तो है ही है, क्योंकि पूरे देश में मांग है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में मांग बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बटाईदार। जो किसानों जो बटाई पे खेती करते हैं, उनको परिचय पत्र दिया जाए, उनको कार्ड दिया जाए कि ये खेत किसान। तो देखिए, इसमें बहुत तकनीकी पहलू है। कई सरकारें इसको लागू करने की सोचा और लागू नहीं कर पाई, और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि बिहार में बड़े किसान जो है वो ज्यादा हैं और आमतौर पे बहुत छोटे छोटे किसान हैं या तो कृषि मजदूर, यानी दूसरों की जमीन को लेकर बटाई पे काम करते हैं और खेती करते हैं, अपना गुजारा बसर करते हैं। जैसे ही कोई इस तरह की कार्ड बनने की बात आएगी, बटाईदारों के परिचय पत्र बनने की बात आएगा, वो किसके खेत पे में काम करते हैं, किसकी खेती करते हैं, अगर ये बात आएगी तो जो जमींदार हैं या जिनके पास जमीनें हैं वो किसानों से जमीन वापस लेना शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं किसानों के सामने सर्वाइवल का संकट आ जाएगा। जो जिनके पास अपनी ज्यादा जमीन नहीं है या जमीन है ही नहीं और दूसरों की जमीन पर उनकी जिंदगी चलती है। ऐसे में एक बार लालू प्रसाद यादव ने कोशिश की थी, लेकिन उसका उल्टा परिणाम आया था। जमींदारों ने अपनी जमीन वापस ले ली, बड़े किसानों ने अपनी जमीन वापस ले ली और उनके सामने सर्वाइवल का संकट आ गया। तो तमाम ऐसी मांगे हैं जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो किसान आंदोलन है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आंदोलन जरूर होकर रह जाता है। जब भी कोई किसान जो संगठन है उसकी तरफ से कोई आह्वान होता है तो कई पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, वाम दल हो या फिर पप्पू यादव की जाप पार्टी हो, कई मौकों पर राष्ट्रीय जनता दल ने उसका समर्थन जरूर किया है। लेकिन आमतौर पर जो किसान एकत्रित होकर सड़कों पर कहीं नहीं निकले, बिल्कुल इसका यही कारण है कि बिहार में जो बाजार समिति की नीति है वो 2006 से डिफंग है, किसानों को उससे कोई परेशानी नहीं हुई है। और दूसरी बात है, यहाँ पर कोई संगठित किसान यूनियन भी नहीं है। तो ऐसे में अगर ये आंदोलन की बात की जाए जो कल काला दिवस मनाया गया है, तो एक प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन बिहार के संदर्भ में उसका बहुत ज्यादा असर नहीं। जैसा कि शशांक आपने बताया कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं अब इस आंदोलन के सहारे वो भी जमीन खोज रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सच है, ये बिहार का ही नहीं बल्कि दिल्ली में जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं, 6 महीने पहले इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और शायद यही कारण है कि जो तमाम कई किसान संगठन थे उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि केंद्र की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि अब किसान इस आंदोलन में नहीं है, बल्कि जो तमाम राजनीतिक दल है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में इस आंदोलन के जरिए लगी हुई है। बिल्कुल, अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो बातें बहुत सही नजर आ रही हैं, क्योंकि बिहार के किसानों का, देखिए बिहार में किसान 2-3 तरह के किसान हैं। एक है जिनके पास ज्यादा जमीन है लेकिन वो खेती खुद नहीं करते, एक है जिनके पास जमीन है और वो खुद खेती करते हैं, और तीसरे हैं दूसरे के खेतों को लेकर बटाई पे काम करते हैं। और जो बटाईदार बिहार में है वो बहुत बड़ी संख्या में। देखिए बिहार में छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है और वो खेती पर ही निर्भर है। ऐसे में बिहार में इस तरह के आंदोलन के पकड़े में कोई आम लोग जो जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं है और खेती वही करते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, और जिनके पास जमीनें हैं वो इस लफड़े में वो भी नहीं पढ़ना चाहते, तो वो सीधे की खेती करते नहीं। तो ऐसे में बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो पूरी तरह से पॉलिटिकल एक तरह से कहा जिसको पुशअप दिया जा रहा है, राजनीतिक दल इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज से नहीं हो रहा, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से हो रहा है। और रही बात पूरे देश की बात है रखी, तो देश में भी ये बात
निश्चित हो गई कि सर कोरोना का काल है, कोविड पीरियड है, और कोविड पीरियड में तमाम जो 2-3 महीने पूरा देश किस तरह से सफर किया है, किस तरह से परेशान हुआ है, देश में कितनी चुनौतियां आई हैं, उसके बावजूद अगर अभी भी कोविड का संक्रमण काल बना हुआ है, ऐसे में किसानों के नाम पर और या कुछ किसानों को लेकर जो राजनीति क्या एक पूरा तरह से रचा जा रहा है, एक राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। और लगता है कि जो आम किसान है, चाहे वो पंजाब के, हरियाणा को या देश के किसी भी कोने को हो, वो इस समय जो ये समय है, इस समय पर इन चीजों से बचने की कोशिश करेंगे। देखिए कल गाजीपुर बॉर्डर में कुछ लोग, ज्यादातर लोग दिख रहे थे, आमतौर पर जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहे थे वो दिख रहा था कि वहां पर वो लोग हैं जिनको सरकार बिचौलिया कह रही है, या वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इनकम्बेंट सरकार जो है, जो केंद्र में सरकार है, उसकी आइडियोलॉजी की विपरीत आइडियोलॉजी की। तो कहीं ना कहीं ये किसानों का आंदोलन धीरे धीरे पॉलिटिकल मूवमेंट बनता जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकने के हथियार बनता जा रहा है। हालांकि जो शिकायत है, जो किसानों के नेता हैं, किसान संघ के, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट ना बने, कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, लेकिन जो अंदर से वो बातें आ रही है वो कहीं ना कहीं ऐसी है। और बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो वाम दलों ने इसको कोशिश की है कि इसको जिंदा रखा जाए, लेकिन बहुत ज्यादा किसानों का समर्थन उनको मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि बिहार के किसानों को इन चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। वहाँ संगठित कोई किसान यूनियन नहीं है, और संगठित रूप से कोई बहुत बड़ी खेती नहीं है। शशांक, जैसा कि आपने बताया, जो तमाम किसान नेता है, कई किसान नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस आंदोलन से वो पीछे हट गए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजनीति इस आंदोलन को लेकर गरमाती जा रही है, कहीं ना कहीं कई दलों ने पैर अपने पीछे खींच लिए। लेकिन क्या लगता है, जिस तरीके से राकेश टिकैत कम बैक करते हैं, एक बार फिर से उन्होंने किसानों का साथ दिया, और जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि इस 6 महीने में कई बार हौसला टूटा, लेकिन राकेश टिकैत ने एक बार फिर से इस आंदोलन को जोर दिया और फिर से एक बार सैलाब आया। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब राकेश टिकैत भी अपनी राजनीतिक जमीन यहां तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन से पहले कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का नाम खत्म सा होता नजर आ रहा था। पंजाब और हरियाणा की राजनीति देख ली जाए तो वो राकेश, जो लोग पंजाब और हरियाणा को जानते हैं या नजदीक से जानते हैं, पंजाब और हरियाणा की राजनीति किसान और किसानों की जो मंडियां हैं और आड़ती है, इनके बीच से सिमटी हुई है। एक पूरी तरह से कहा जाए कि जो फाइनेंस है, या पूरी तरह से राजनीति का जो कहा जाए कि फाइनेंस है, फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है, वो पूरी तरह से कृषि मंडियों पर टिका हुआ है। ऐसे में जो नया कृषि कानून है, कहीं कहीं कुछ लोगों को परेशान जरूर कर रहा है, लेकिन किसानों की अपनी कुछ जायज मांगे भी हैं, और सरकार ने कहा है कि तमाम मांगों पर मिल बैठकर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन जो राकेश टिकैत हैं, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो यस और नो में उत्तर चाहते हैं, हाँ या ना मेरी, पूरा तो रोल बैक किया जाए या नहीं किया जाए, तो हम आंदोलन करें, ये कहीं ना कहीं निगोशिएशन नहीं हो पा रहा है। इससे यही कारण है कि जो अड़ियल रवैया है किसान नेताओं की तरफ से, अगर कहा जाए कि वो यस और नो में उत्तर चाहते हैं, आमतौर पर ऐसा निगोशिएशन नहीं होता है। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि इसकी जो ऐसे क्लॉजेज हैं जो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है, उसको रोल बैक किया जाएगा, लेकिन उसकी दिन बातें होनी चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसान आंदोलन का शुरू हुआ, तमाम ऐसे एलिमेंट में शामिल हुए जो एंटी नेशनल थे, कहीं ना कहीं खालिस्तान की बात आ रही थी, या तमाम ऐसे इस्लामिक संगठनों की बात आ रही थी जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते थे, और उनको पता है कि किसानों को लेकर सरकार बहुत टफ रुख नहीं अपना सकती है, और उन्हीं किसानों के बीच में घुसकर कुछ तमाम राजनीतियां हुई है। और यही वजह है कि तमाम किसान संगठन जो राष्ट्रभक्त हैं और जो वास्तव में किसान हैं, उनको जब ये पता चला कि कहीं ना कहीं इसकी आड़ में कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने रोल बैक किया और सरकार के साथ निगोशिएशन करने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत बीच में बहुत कमजोर पड़ गए थे। उसके बाद ये कोविड का टाइम आया है। राकेश टिकैत का मानना है कि अगर कहीं कोविड के आड़ में या फिर ये आंदोलन दब गया, तो उसकी पूरी तरह से न सिर्फ राजनीतिक जमीन खिसकेगी, बल्कि जो किसानों के बीच में पैठ है, और कहीं ना कहीं उनका एक पारिवारिक संबंध रहा है, किसान नेता बहुत बड़े किसान नेता रहे, ऐसे में उनको लगता है कि अगर ये जमीन खिसक गई तो फिर मुश्किल होगी। यही वजह है कि बार बार कम बैक करते हैं और किसानों को जगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसानों को जगाना कोई बुरी बात नहीं, किसान देश की रीढ़ है, लेकिन निगोशिएशन के टेबल पर आना होगा। यस और नो में कोई निगोशिएशन नहीं होता राखी, और ये देश की अधिकांश जनता समझ चुकी है, काफी टाइम बीत चुका है। ऐसे में राकेश टिकैत फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जो 6 महीने पहले आंदोलन का जो हार थी उसको फिर से लाया जाए। जी शशांक जी, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वहीं ओडिशा के बालासोर में लैंडफॉल के बाद अब चक्रवाती तूफान यास अब बिहार के कई जिलों में अपना कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, शेखपुरा और दरभंगा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। इधर यास तूफान को लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी ओर चक्रवाती तूफान को लेकर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल नीतीश सरकार पर प्रदेश में तूफान की तैयारियों को लेकर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में यास तूफान की एंट्री। यास से पहले बिहार में मचा सियासी बवंडर। विपक्ष ने सरकार की तैयारियों पर उठाए सवाल। सरकार की तैयारियों को बताया विफल। कोरोना महामारी के बाद देश में यास तूफान तबाही मचाने को तैयार खड़ा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के तांडव को देखते हुए बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। ओडिशा से होते हुए यास तूफान पूर्वी बिहार के रास्ते में पहुंच चुका है। सबसे पहले तो बताएं कि यास तूफान है, अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म के फॉर्म में है और स्टिल वो बे ऑफ बंगाल में है। 26th इवनिंग को कोस्ट मीन्स पारादीप और सागर आइलैंड के बीच क्रॉस करने के चांसेज है। और हम बात करेंगे बिहार के लिए, तो बिहार में जो वर्षा की संभावना बन रही है वो 27, 28, 29 ये 3 दिनों सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में हो सकती है। यास तूफान की राज्य में दाखिल होने से पहले ही राज्य में सियासी तूफान उठने लगे हैं। दरअसल तूफान को लेकर बिहार अलर्ट पर है। सरकार भी तूफान से निपटने की तैयारियां कर चुकी है, लेकिन सरकार की तैयारियों पर अब विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि कोरोना काल में नीतीश कुमार की सरकार कुछ भी नहीं कर पाई और अब यास पर सरकार की तैयारियां विफल होने लगी हैं। चक्रवाती तूफान यास अब बिहार में भी दस्तक देने को आतुर है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार की तैयारी नगण्य है। नीतीश कुमार जी पुराने ढर्रों में एक्चुअल तैयारी से अलग वर्चुअल तैयारी कर रहे हैं। पूरा देश कोरोना काल में वर्चुअल काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी पिछले 16 साल से वर्चुअल काम कर रहे हैं। एक्चुअल में धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। कभी बाढ़ से पहले, सुखाड़ से पहले, महामारी से पहले आज तक सरकार की कोई तैयारी रही नहीं है। इसीलिए तो बिहार लगातार कोरोना से कम, बाढ़ से कम, सुखाड़ से कम, तूफान से कम और नीतीश कुमार का मार ज्यादा झेल रहा है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर के सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट पर किया है और सरकार ने जो तैयारी की है इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा ना पड़े, कोई क्षति ना हो। लेकिन सरकार की सारी तैयारी हर समय संकट काल में धरी की धरी रह जाती है। सरकार सिर्फ घोषणा कर देती है कि अलर्ट पर है, सरकार सभी विभागों को सचेत कर देती है, सरकार की तैयारी पूरी है। लेकिन हर बार देखा गया है कि जब भी संकट आती है, चाहे पटना राजधानी में जल जमाव का मामला हो, चाहे कोरोना काल का मामला हो, उस समय सरकार की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, हवाई साबित होती है। देखिए, विपक्ष की भूमिका केवल विरोध की रह गई है। वे केवल विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं, उन्हें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। यास चक्रवात को लेकर के बिहार सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। लगातार लोगों को जागृत किया जा रहा है कि आप सावधान रहें, घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षा का ख्याल रखें। और जो भी संसाधन हो सकते हैं एनडीआरएफ टीम से लेकर के नाव से लेकर सीमावर्ती जिलों में और जहां जहां इसका प्रभाव होने वाला है सारी व्यवस्था कर ली गई है। कई राज्यों ने यास को देखते हुए अलर्ट मोड पर रहने को कहा है,
जिसमें बिहार भी शामिल है। लेकिन महा तूफान से आने से पहले ही ये सियासत करना कितना सही है, ये बात अब हजम नहीं होती। बिहार में तूफान को देखते हुए पटना सहित 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 18 स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 24 टीमें तैनात कर दी गई। अब देखना होगा कि तूफान आने के बाद ये सियासी तूफान कब थमेगा। तो वही बीते 24 घंटे में झारखंड में कोविड-19 के 1247 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में 20 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 20 और मरीजों की मौत होने की मृतक संख्या 4891 हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण के नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 3,33,058 हो गई है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस से जूझ रहे झारखंड में व्हाइट फंगस के मरीजों के मिलने से खतरा और बढ़ गया है। ब्लैक फंगस के ज्यादा घातक माने जाने वाली इस बीमारी के 2 मरीज बुधवार को रिम्स में भर्ती हुए हैं। पहला मरीज खलारी के रहने वाला है और इनकी उम्र 33 साल बताई जा रही है। इसके साथ ही दूसरा मरीज 58 साल का है, वो धनबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। झारखंड में अब व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस के साथ साथ एक तरफ कोरोना का कहर है और ऐसे में दूसरी तरफ ब्लैक फंगस झारखंड में अपने पैर पसार रहा है। झारखंड में 2 व्हाइट फंगस के मामले अब सामने आए हैं, तो धीरे धीरे राज्य में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस बढ़ता जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा था, ऐसे में ब्लैक फंगस और उसके बाद अब झारखंड में 2 व्हाइट फंगस के मरीज मिले हैं। देखिए, जिस तरीके से इस बीमारी के 3 अलग अलग फॉर्म निकले हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड येलो। अब देखना यह है कि इस बीमारी को कितनी जल्दी हम नियंत्रित कर पाने की स्थिति में आते हैं। सबसे पहले जैसे ही इस बीमारी ने दस्तक दी थी तो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से तमाम इंतजाम शुरू कर दिए थे और खास करके अलग अलग अस्पतालों में इसके लिए डेडिकेटेड वार्ड चिन्हित कर दिए गए थे ताकि ब्लैक फंगस के जो भी मरीज हो उन मरीजों की का बेहतर इलाज यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके। अब जैसे ही इस बीमारी के 2 अलग फॉर्म आए हैं, व्हाइट एंड येलो फंगस के तौर पर, तो अब इन बीमारियों का भी इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है और खास करके जो दवाई है एम्फोटेक्सरीन, उस दवाई के बारे में भी राज्य सरकार उसको उचित मात्रा में मुहैया कराने की कोशिश कर रही है ताकि आने वाले समय में इस बीमारी से पीड़ित मरीज को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। रखिए जी। लेकिन कुंदन जी, जिस तरीके से कोरोना से बचने के लिए तमाम तैयारियां सरकार ने की, लॉकडाउन लगाया, अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस से बचने के लिए सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, अभी तक इस बीमारी का जो हिस्ट्री आया है, इस जो ट्रैक आया है, उस ट्रैक में है कि यह बीमारी उन्हीं लोगों को अभी तक हुई है झारखंड में जिनका कोरोना का हिस्ट्री रहा है, मेडिकल हिस्ट्री में वो कोविड-19 के मरीज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कोविड-19 के लिए जो तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, अब ब्लैक फंगस के बारे में अभी तक यह माना जा रहा है कि ब्लैक फंगस ने किसी भी मरीज को इन्फेक्शन के तौर पर नहीं शिकार बनाया है। ब्लैक फंगस ने अगर कहीं किसी मरीज को शिकार बनाया है तो वो कोविड-19 की हिस्ट्री और उनके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे कहीं ना कहीं कोई खामी रही है, जिसको भी मेडिकली एग्जामिन एक्सप्लोर किया जा रहा है कि क्या सही में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की वजह से हुआ है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो साफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे उनकी वजह से हुआ है या स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से हुआ। ये अभी तक चूंकि मेडिकली एस्टैब्लिश ये चीजें नहीं हुई हैं और दूसरी बात यह भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, यह छुआछूत वाली बीमारी है और एक मरीज को दूसरे मरीज के संपर्क में आने की वजह से फैल रहा है। ऐसा कोई स्थापित
यह अभी तक नहीं हो पाया है। तो जाहिर सी बात है इसके इलाज के अपने प्रोटोकॉल को डेवलप किए जा रहे हैं, रादर देन इसके कंट्रोल के लिए अब कोविड-19 के पेशेंट के उसके रोगी के जो एसओपी हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं, उनके ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें सबसे पहले तो स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल को बंद किया गया है। रेमडेसिविर को WHO ने भी विड्रॉ कर लिया है कि रेमडेसिविर की दवाइयां अब कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में शामिल नहीं रहेंगी। तो ये तमाम उपाय किए जा रहे हैं। रह गई बात कि इन मरीजों के झारखंड में इलाज को लेकर, तो मैंने आपको बताया कि झारखंड के जितने भी प्रमुख अस्पताल हैं, वो चाहे रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग और पलामू की बात कर लें, इन तमाम अस्पतालों में अलग से डेडिकेटेड वार्ड स्थापित कर दिए गए हैं, डॉक्टरों को चिन्हित कर दिया गया है और खास करके डॉक्टरों को अलग से निर्देश दे दिए गए हैं कि इस बीमारी से पीड़ित मरीज के किसी भी प्रकार के संक्रमण की संदेह होने पर उसका इलाज ब्लैक फंगस के संदिग्ध पेशेंट की तरह से शुरुआत की जाए। और खास करके इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो काफी अलग से ही आइडेंटिफाई हो जाने वाले हैं। तो ऐसे में डॉक्टरों को भी कोई खास परेशानी नहीं हो रही है। तो कहा जा सकता है कि इस बीमारी से इलाज के लिए झारखंड सरकार को कोई खास जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और जहां तक रह गई बात दवाइयों का, तो दवाइयों का इंतजाम सुनिश्चित किया जा रहा है। जी कुंदन जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से झारखंड में ब्लैक फंगस के साथ साथ अब व्हाइट फंगस भी अपने पैर पसारने लगा है और इसी से सरकार की चिंताएं बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।